तो जो भी हमने अब तक आपको बताया है, एक प्रकार से कहा जाए, जितनी भी जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया है, उस हिसाब से अगर आप देखें, तो काफ़ी कुछ लिख पाने की स्थिति में आप हैं। आप समझे ना? काफ़ी कुछ आप लिख पाने की स्थिति में हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। ओके? अगर आप बिल्कुल ध्यान देने के मूड में नहीं हैं, तब तो अलग मुद्दा हो गया। तो मैं आज कुछ हेडिंग्स आपको लिखाना चाहूँगा, जो एक प्रकार से आपका जो ई गवर्नेंस का बचा हुआ प्रसंग है, जो हेडिंग के कारण आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ई गवर्नेंस देखो कोई ठहरा हुआ विषय नहीं है। गवर्नेंस भी ठहरा हुआ विषय नहीं है। ये प्रगतिशील और प्रवाहशील विषय है। जैसे पिछले 70 सालों से संविधान ठहरा नहीं है। जहां जैसी जरूरत पड़ी संशोधन के साथ उसको परिष्कृत करते हुए आगे हम लोग बढ़ाते रहे, और वो एक बेस है हमारे देश में गवर्नेंस का। जो बेस का है, जो एक आधार इस तरह का है जिसपे कि कोई मतलब उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं फटाफट, अगर पेन कॉपी आप निकाले हो, तो पहले उन बिंदुओं को छू लेते हैं जो आपकी कॉपी में भी आ जाएगा और मेरे पास भी रहेगा, है ना? और वो बिंदु क्या है, उसको मैं आपको देखूंगा, तो उससे एक आइडिया आपको आ जाएगा कि हमने क्या किया है और क्या करना है उसमें। ठीक है ना? तो जरा देखिए, हमने आपको साइबर अपराध नहीं बताया है, और जो 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया है, यानी कि जो आपने देखे होंगे कि 2006 में जो ई गवर्नेंस मूवमेंट है और जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया को से गवर्नेंस को क्या बेनिफिट मिले, किस तरीके की इसकी विशेषता बढ़ती है, कैसी उसकी महत्ता उजागर होती है। इसलिए 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया, 21वीं सदी में ई गवर्नेंस के टूल्स इत्यादि चीजों को आप जो है थोड़ा जुटाएंगे। तो एक तो 21वीं सदी में लिख लीजिए डिजिटल इंडिया ऑब्लिक ई ई गवर्नेंस। फिर आप लिखेंगे साइबर अपराध, जो साइबर क्राइम है। क्योंकि देखो, अंडरस्टूड है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे एक जगह पे टेलीफोनिक बात हो रही थी, क्यों कहीं जाना होना तो हो नहीं रहा है। तो उसमें हमने कई एक पत्रकार मित्र से वो ऐसे चर्चा हो रही थी, तो वर्जन जानना चाह रहे थे कि आपका आगे का ओपिनियन क्या है। तो सिंपली देखिए, बेरोजगारी जो है, उसमें कोई दुविधा नहीं है कि सारी सुविधाएं छीन चुकी हैं और देश बहुत बड़ी समस्या में है। तो आर्थिक उपादेयता बड़ी छिन्न भिन्न है। तो हमने बोला कि ये इंक्लूसिव, एक समावेशी विकास की धारा जो 1992 में उदारीकरण जब आया था, तो एक आर्थिक उच्चावच देश को मिला था 24 जुलाई 1991 को, जो कि कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस का एक सुशासन परिप्रेक्ष्य ही हम लोग कहते हैं। और उस दौर में जितना भी तंत्र आया, चाहे खुलापन आया, प्राइवेटेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, पश्चिमीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, निगमीकरण हुआ, जो भी चीजें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जनता में रोजगार या और तरीके की जो ज्ञान, तकनीक ज्ञान की संभावनाएं भरी हुई थी। लेकिन ठीक करीब 3 दशक में एक तुलनात्मक एक समस्या हमारे देश में पैदा हो गई, ठीक अपोजिट। जहां हम लोग इतने ऊंचाई पे थे, वहां सब कुछ लॉकडाउन होने से एक नई समस्या पैदा हो गई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो युवाओं के हाथ खाली हो गए, या जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने लेबर्स वगैरह थे, सबको घर चले गए, मतलब बिल्कुल बेरोजगार हो गए। तो रोजगार हमारे लिए एक चुनौती है। तो ये मैं अपने से नहीं, तो सरकार भी मानती होगी कि इस समय सरकार बहुत ही डिलेमा में होगी, बहुत ही प्रॉब्लम में, कि हमने जितने भी गुड गवर्नेंस किए, जितने भी साइबर जो है डिजिटल इंडिया किया, जितने भी स्टार्टअप, स्टैंड अप, क्लीन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, न्यू इंडिया, वो सभी सभी हमारा ही नहीं, किसी भी देश में जाएंगे तो मटिया मेट हो गया है। तो इस सभी के सरोकार से एक साथ कैसे फिर से उस रफ्तार को पकड़ा जाए। याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी पे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते या लॉकडाउन का पालन नहीं करते, तो देश 21 साल पीछे जा सकता है। मतलब वो
कोई उसका मैं समझता हूँ कि एक अपना ओपिनियन दिया था उन्होंने, लेकिन कहीं न कहीं उनके ज़हन में एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी काउंसलिंग उनको मिलती है, बहुत सारी जानकारी उनके पास होती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं वो ज़हन में वो बात जो थी, भले ही 30 ना हो, 5-6 साल ही सही, 10 साल ही सही, लेकिन आप पीछे तो गए हैं। जब आईएलओ की रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो 18 में जनवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय भी आईएलओ ने भारत की बेरोज़गारी की दर को निरंतर गिरते हुए बताया था। और वो निरंतर हो भी रहा था और आपने देखा 1972 की तुलना में जब से ये सब गणना होने लगी बेरोजगारी वगैरह की, सबसे खराब दौर बेरोजगारी का रहा। लेकिन इसी दौर में महामारी का आना इसको मतलब गर्त में डाल देने के बराबर। अब डिपेंड्स कि रोजगार कहाँ है, गवर्नेंस कैसे चलेगा, ई गवर्नेंस की जो उपादेयता है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश होगी। एक मतलब नए सिरे से एक नई सोच का विकास तो हो गया है, करना पड़ेगा। तब मैंने उसमें कहा था कि देखिए जब भी समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, जब भी समाज में रोजी-रोटी की समस्या उगती है, तो लोग मंजिल सभी नहीं बो पाते हैं और सभी रास्ते भी तय नहीं कर पाते। और कई लोगों को मंजिल मिलती भी नहीं है और कई लोग रास्ते में मंजिल उगा भी नहीं पाते हैं। तो कभी-कभी अभी तो जो ये समस्या है स्वास्थ्य की ये तो है, आगे अपराध की समस्या पैदा हो सकती है। क्राइम में देश चले जाते हैं। इसीलिए आप मध्य अफ्रीकी वगैरह देशों में जाइए, सोमालिया वगैरह में ही चले जाइए, देखते हैं पानी के जो जहाज होते हैं उनको अपहरण कर लेते हैं, लूटते हैं, ठगगिरी करते हैं, करते नहीं है, सुनते हैं। लेकिन किसी संपन्न देश को देखिए, तो संपन्नता जो है ना अपराध को भी कमज़ोर करता है और विपन्नता जो होता है अपराध को भी मौका दे देता है। तो आज के दौर में जो हमारी एक समस्या खड़ी हो रही है, वो एक तो हेल्थ की तो जो है कब कोरोना जाएगा ये भी एक चिंता है। साथ में जो सब कुछ गड़बड़ हो गया है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर गवर्नेंस का भी शायद हो सकता है माथा बहुत इधर-उधर जा रहा हो कि साहब अब क्या किया जाए ऐसे दौर में। और बेरोज़गारी तो पूछिए मत। तो अब देखिए एग्रीकल्चर को एम्पावर्ड किए बगैर जैसे हम लोग किसान को फार्मर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट या व्हाटएवर प्रोटेक्शन ले लीजिए, बच्चों की सुरक्षा की बात करिए, बच्चों की शिक्षा, शिक्षा तो और लूँगा आपकी भी शिक्षा की बात है, बट जो यूथ एम्पावरमेंट है अपने आप में सब कुछ आ जाता है, उसमें शिक्षा भी है, खेल-कूद भी है, नौकरी भी है, रोजगार भी है, इकोनॉमिक जो एजेंडा भी है। वो एम्पावरमेंट एक सशक्त शब्द है, इसीलिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे महिलाओं का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया जाए, तो वो सोशल तो है, इकोनॉमिक डेवलप तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। तो बच्चों को सुरक्षा दे दिया जाए। दिल्ली में 1 आध लाख बच्चे 1 साल में गायब हो जाते हैं, जिसमें मैंने डेटा पढ़ा था कि 55% बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि तस्करी को रोक पाना, क्राइम को रोक पाना, ये सभी चीज़ें सक्षम समाज से संभव हो पाता है। लेकिन जब ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तो गवर्नेंस के सामने भी एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि सभी को एक साथ कैसे सक्षम बनाएँ। सिलसिलेवार तरीके से जो समस्या दूर की जा रही थी, वहाँ तो समस्याएँ आ ही रही थी। अब तो सब एकाएक समस्या आ गई। जैसे उसी दिन ट्रेन चलाना, उसी दिन और ट्रांसपोर्ट चलाना, उसी दिन हवाई जहाज उड़ाना, उसी दिन ऐसा करना, जैसे स तरह-तरह की समस्या एक मतलब कह सकते हैं व्याप्त है जिसको मैं कह सकता हूँ कि सूचीबद्ध करना बहुत मुश्किल है। तो ये गवर्नेंस के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि गुड गवर्नेंस हो, जैसा समाज रहता है वैसा गवर्नेंस हो। तो समाज के सामने भी आर्थिक चुनौती है, तो गवर्नेंस के सामने भी आर्थिक चुनौती होगी। अभी आपने देखे होंगे 4 तारीख से जो अफरा-तफरी मच गई, वो कहीं न कहीं गवर्नेंस को अब सोचना पड़ेगा क्योंकि समाज जैसे एक्टिव होगा वैसे ही गवर्नेंस को भी एक्शन लेना पड़ता है या जैसा गवर्नेंस एक्शन लेता है वैसे नागरिकों को उस पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो कुल मिला-जुला करके एक बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। शायद अपनी पूरी ज़िंदगी को खंगालेगा कोई भी 80 या 90 साल का आदमी तो इतनी बड़ी चुनौती कभी देश ने नहीं झेला होगा। तो ये गवर्नेंस की भी परीक्षा है, इसीलिए टूल्स ऑफ गवर्नेंस जैसे एफिशिएंसी की बात, ट्रांसपेरेंसी की बात या हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो लेकिन अकाउंटेबिलिटी ये सब चीज़ें डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेस।
अगर हम कुकर में सबको चावल दाल सबको निकाल के देना, लेकिन कुकर में चावल दाल तो हो ना, जब है ही नहीं तो क्या अकाउंटेबिलिटी। मतलब देश में जब जब बहुत विकट समस्या से घिर रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि इतने सारे ई सिस्टम होने के बावजूद भी अकाउंटेबिलिटी जो है सभी लोग शिद्दत से कर पाए। आज देखिए डॉक्टर्स नौकरी छोड़ना चाहते हैं, या डॉक्टर सस्पेंड हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या और भी ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहां पर एक भय है, एक समस्या, ऐसा दिक्कतें थोड़ी बड़ी आई होंगी, तो कहाँ है अकाउंटेबल। और अकाउंटेबिलिटी पूरी करने की भी एक बेटा इकोलॉजी होती है। इसलिए ई गवर्नेंस हो एक जनरल पोजीशन में, गुड गवर्नेंस है कुछ जनरल पोजीशन में, लेकिन अगर क्राइसिस की पोजीशन हो, क्राइसिस की इकोलॉजी हो, तब तो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस के प्रोसेस को, गवर्नेंस के बिहेवियर को सब एक साथ ठीक करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है वो तो। जैसे कहते हैं ना कि घर अगर आधा गिरा हो और आधा बचा हो, तो अब ये समझ में नहीं आता है कि इसको आधा बनाएं या जो आधा बचा है इसको गिराएं। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये अपने आप में मतलब जो बचा है उसमें जोड़ेंगे तो वो कमजोर ही बनेगा। जो गिर चुका है अगर बाकी को हटाते हैं तो क्या इतनी संपत्ति पूंजी है कि हम इसको साफ करके कर दें। तो आज हमारा मतलब देश में जो हेल्थ जो प्रायोरिटी है, उसने हेल्थ की पार्टी ने शिक्षा को, व्यवस्था को, सुविधा को, ट्रांस मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती थी उन सबको हाशिए पे रख दिया। अब बड़ी चुनौती सरकार के सामने गवर्नेंस की है कि हेल्थ के लिए ही काम करें, या ट्रेनों को भी चला दें, विमान को उड़ा दें, दुकानों को भी खुलवा दें। मतलब एक डायलेमा में चलेगी। मतलब वही है कि ये घर बचाएं या इसको गिराएं। अब देखिए सरकार ने सोचा था कि जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जहां हैं वहीं रुके रहेंगे, लेकिन 40 दिन बीत गया। कुछ खाने की समस्या आई होगी, रहने की समस्या आई होगी, बीमारी की समस्या आई होगी, पानी बिजली सब की समस्या आई होगी, तो उनको लगा भैया हमारा घर ही जाने दो हम। तो सरकार ने शुरू में सोचा कि ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन कब तक कर लेंगे। तो गवर्नेंस की भी जैसे ई गवर्नेंस और गवर्नेंस उसकी भी सीमाएं, उसकी भी आलोचनाएं, उसके भी नकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, जैसे शराब की दुकानों खोल देना, आप उनका निगेटिव बोल सकते हैं कि सरकार ने ये कैसा निर्णय ले लिया, जहां कोरोना पीक पे जा रहा है तो वहां पर लोगों की भीड़ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने ही पड़ जाए। तो एक तो बच्चा हम जब साइबर विधि की बात करते हैं और साइबर अपराध को कम करने के लिए कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा करंट टाइप का इश्यूज है। ये किसी भी जनरल स्टडीज की किताब वगैरह में जैसे पत्रिका वगैरह आती हैं, यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। ओके। और मैं थोड़ा इसमें समझा दूंगा, बाकी चीजें कुछ चीजें नोट भी करा देंगे, और इसको आप किसी डिटेल कुछ पत्रिकाओं में ये रहता है, आराम से मिल जाता है, और आप व्हाट्सएप गूगल गूगल से भी पा सकते हैं। उसके बाद हमने सोचा था कि जो आपको बताना है मुझे, जैसे हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया, इससे आपका तय हो गया है चीज। तो जैसे भारत में ई शासन है, सूचना का अधिकार है, ई शासन का मतलब ऑनलाइन सेवा है। अब भारत में विधिक सेवाएं आप जान गए हैं, मोबाइल शासन आप जान गए। ई शासन से गांव का भी प्रशासन कुछ हद तक बेहतर हुआ है। ई शासन के कार्यक्रम चल रहे होते हैं, कोई 30 सूत्री है, कोई 20 सूत्री, ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। और अनुच्छेद 243 जी में जाइए, पंचायतों को जोड़ करके हम बताने की बात कर रहे हैं, और घर घर में ई शासन की बात कर रहे हैं। और राज्यों में ई शासन की स्थिति, कुछ राज्य बहुत आगे हैं, जैसे मैं केरल का उदाहरण दिया, केरल नंबर 1 पे है, गोवा दूसरे नंबर पे। हालांकि छोटे राज्य हैं, बट मतलब राज्य तो राज्य हैं। तो ये इनकी संख्या, इनकी जो नंबरिंग है देखा जाए तो ये नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक फोकस्ड है ई गवर्नेंस का, सम्मानित राज्य, इसमें कौन से सम्मानित राज्य, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने जो हायरार्की बनाई कि ई ई के मामले में कौन बेटर है, तो इंडिया जैसे अंडर 100 में आया, तो अभी आगे आना है। हंगर हो या मानव विकास हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसमें आपको नंबर 1 की तरफ ही बढ़ना है।
सेवा वितरण केंद्र की बात हो और किसानों में जो समस्या है उसको समाधान को लेकर के बात है, रोजगार के भी इसमें कुछ द्वार खुले हैं। तो फटाफट जरा आप लिखते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो एक हेडिंग बना लीजिए पहले कि लिखिए 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया, एक छोटा सा 4-6 पॉइंट बता देते हैं तो वो आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लिखें डिजिटलीकरण। देखिए डिजिटलीकरण जो है ना, सबसे पहले ये प्रारंभिक अवस्था में इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ इनिशियली इसको देखेंगे तो ये सरकारी क्षेत्र में आया। तो लिख लीजिए डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन का प्रारंभ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित था, मतलब सीमित है था, जिसका उद्देश्य है, लिखिएगा रिकॉर्ड कीपिंग। डिजिटलीकरण का क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को रखना, डेटा स्टोरेज, डेटा को रखना, प्रोसेसिंग और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना। प्रोसेसिंग और इफिशियंसी या वर्क इफिशियंसी को बढ़ावा देना। ठीक है, फाइनेंस लिख लीजिए, लाइन बदल के लिखिए, हम पॉइंट लिखा रहे हैं, पूरे सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं। फाइनेंस, टैक्सेशन, वित्त, कराधान, टैक्सेशन का मतलब कराधान, और स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी, जैसे आंकड़ों को रखना सहज हुआ, जैसे आंकड़ों को रखना आसान हो गया। 1976 से 1906 के दौरान, तो अब पीछे से चल रहे हैं, बताया था इन इंफॉर्मेटिक सेंटर वगैरह से तत्म आया, इलेक्ट्रॉनिक विभाग आया। लिखें 1976 से 1996, 1976 टू 1996 के दौरान आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर है ना, छोड़कर यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सूचना पर आधारित है। राष्ट्रीय नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर के इंफॉर्मेशन पर आधारित है। लिखो, ई गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम 1997 में आंध्र प्रदेश में उठाया गया। यह पहला नागरिक केंद्रित ई गवर्नेंस था, नागरिक केंद्रित, पब्लिक के लिए नागरिक केंद्रित ई गवर्नेंस। इसके बाद सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन की श्रृंखला शुरू की, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का एक चेन शुरू किया, नेशनल ई गवर्नेंस चेन शुरू किया। ठीक है, और इससे यह भारत के राज्यों में फैल गया। ठीक है, 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस मूवमेंट, आंदोलन के कारण, लिखिएगा कॉमन सर्विस सेंटर, साझा सेवा केंद्र बोलते हैं इसको, आम कह सकते हैं साझा सेवा केंद्र, कॉमन आया। और तब से पूरे देश में ई गवर्नेंस का सिलसिला बढ़ गया। लाइन बदल देंगे, 21st सेंचुरी में, ये 21st सेंचुरी ही था, 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में आर्थिक विकास के लिए
डिजिटलीकरण को महत्वपूर्ण माना गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए माना गया कि जो डिजिटलीकरण है वो बहुत जरूरी है, को महत्वपूर्ण माना गया। लिखें, कारोबार से लेकर कर्मचारियों और नागरिकों के लिए, कारोबार से लेकर कर्मचारियों और नागरिकों के लिए, बिजनेस से लेकर स्टाफ एंड सिटीजन के लिए आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने और इफिशिएंसी बढ़ाने, दक्षता बढ़ाने के लिए यह एक नया अवसर था। यह सभी क्या था? उसके लिए एक नया अवसर था। ओके, यह एक नया अवसर था। भारतीय, या ऐसा लिखें, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारत डिजिटल उपभोक्ताओं की स्थिति को देखते हुए, डिजिटल उपभोक्ताओं की स्थिति को देखते हुए दुनिया में 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक है, 3 ग्लोबल इकोनॉमिक में एक है, 1 है। अनुमान है कि 2025 तक, आज से 5 साल आगे, 2025 तक $1,00,000 करोड़ की $1,00,000 करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी बनने की संभावना। इससे क्या होगा बेटा? लाइन बदल दो। डिजिटल कैसे आएगा? जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आधारभूत संरचना चाहिए ना कोई चीज का। क्यों? अगर मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना है तो ऐसे कहीं भी खड़े होकर के छत पे पहुंचाने लगूंगा, उसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये जो 2025 तक आपने सोचा कि ये मिलेगा, इसको मिलने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो लिख लीजिए, डिजिटल आधारभूत संरचना को बेहतर बनाना, यानी कि रोड और मैप, सब जमीन तो ठीक करेंगे, डिजिटल आधारभूत संरचना को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, मानक को बनाए रखना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाना। डिपेंड रहेंगे दूसरों पे तो फिर हो गया काम। डिजिटल भुगतान, जैसे मैं बताता रहता था, डिजिटल बैंकिंग वगैरह ये सब चीज, डिजिटल भुगतान और साइबर अपराध, डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और साइबर अपराध को रोकना, यह सब 21वीं सदी की बड़ी चुनौती है। ये सभी 21वीं सदी की बड़ी चुनौती है। लिखेगा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तभी बनेगा जब, या इंडिया डिजिटलीकरण तभी होगा, डिजिटल इंडिया तभी बनेगा जब डिजिटलीकरण को प्रसार मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, और इससे जुड़े अपराध पर विजय प्राप्त किया जाएगा, और इससे जुड़े अपराध को रोक पाने में सक्षम हो, विजय प्राप्त किया जाएगा, तब जाकर के ये बढ़ेगा। भारत में अभी यह दोनों ही चुनौती में, अभी यह
दोनों चुनौती में कह सकते हैं कि 21वीं सदी में भारत उसी मात्रा में डिजिटल इंडिया होगा, जिस पैमाने पर इसे बढ़ावा मिलेगा, और साइबर सुरक्षा मिलेगी, एक क्वेश्चन लिखिए यहां पे, लिखिए नीचे फट से क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया किसी भी देश का एक ऐसी परिवर्तित व्यवस्था है, एक ऐसी चेंज सिस्टम है, किसी भी कंट्री का एक ऐसा चेंजेबल सिस्टम है जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था के साथ इकोनॉमी के साथ तकनीकी विकास को भी प्राप्त करता है, टेक्निकल डेवलपमेंट को भी प्राप्त करता है। भारत में इसे लेकर स्थिति और चुनौती पर टिप्पणी करें। भारत में इसे लेकर स्थिति यानी सिचुएशन एंड एक जो स्थिति कंडीशन है और जो क्या मैंने बोल दिया है, स्थिति और चुनौती को लेकर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन इसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो साइबर अपराध देखो, साइबर ना नभ में, जल में और जंगल में भी और जमीन पे भी, समुद्र हो, नभ हो, जल हो, जंगल हो या जितने भी विस्तार लेने वाली सभी चीजें हैं, वहां पर साइबर अपराध व्याप्त है। अगर ये हवा की चीज है तो हवा में मार कर लिया जाता है ना। जैसे मैं हवा में पढ़ा रहा हूं ना, आपको हवा में पढ़ा रहा हूं, ऐसे हवा में चला गया। अब जैसे चुनौती क्या है, जैसे हमसे कोई पूछे कि ई लर्निंग की क्या चुनौती, तो मैं बोलूंगा इसमें स्टूडेंट अपना फोन बंद करके जा सकता है कभी भी, क्योंकि इस पे मेरा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। मैं स्टूडेंट को नसीहत दे सकता हूं लेकिन कोई फिजिकल दंड नहीं दे सकता। कभी उसको कमरे से बाहर की पढ़ नहीं रहा, जाओ बैठो, जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो, तो यहां नहीं मन लग रहा है, ऐसा कुछ बोल पाने की स्थिति नहीं होती। अब डिपेंड्स ऑन कि कैसे ये होगा, तो ये बहुत कुछ डिपेंड्स है कि जो लोग के पास ये टूल्स है, तकनीकी रूप से जो दक्ष हैं, उसके उपयोग को लेकर के और उसका अपने विकास में कैसे जोड़ने का मन बनाते हैं, ठीक है। अब आता है कि ई लिखे, एक हेडिंग लिखे, ई प्रशासन का महत्व। थोड़ा बता देते, नहीं लिख नहीं पाएंगे अभी, थोड़ी और बता देते हैं 2 लाइन। ई प्रशासन का महत्व तभी, ई शासन प्रशासन तभी जब चुनौतियां कम होंगी। ई तभी बढ़ेगा ना बच्चा जब चुनौती कम हो। पता लगेगा आपका अकाउंट ही हैक कर लिया तो क्या डिजिटल इंडिया करोगे यार, तुम क्या ट्रांजेक्शन करोगे। ईमेल हैक कर लिया, कहां से न्यूज लोगे। ये मैं पढ़ाऊं और ये सब खत्म हो जाए तो क्या हम पढ़ाएंगे, है ना। चुनौतियां कम करनी पड़ेंगी, लिखिए। और ये चुनौतियां किसके कारण बढ़ी हैं, साइबर क्राइम के कारण। अवशिष्ट सूची में चले जाइएगा, 3 सूचियां हैं, उसमें एक चौथी अवशिष्ट सूची, उसमें जाके देखिएगा साइबर अपराध के बारे में जिक्र है, वहां पे साइबर कानून बना हुआ, ठीक है। आप जैसे सोशल मीडिया वगैरह भी, फेसबुक वगैरह पे गलत वलत लिख दें तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाता है ना।
तो इसको ध्यान में रख करके जो आईटी एक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सुविधाएं पब्लिक के लिए हैं और पब्लिक इसका बेजा इस्तेमाल करेगी तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक ही चुनौती बन जाएगी। जैसे एटीएम में आप पैसा निकालने जाते हैं, एटीएम तोड़ के ही पैसा निकालने लगी, ऐसा नहीं कर सकते। वित्तीय धोखाधड़ी एक एक हेडिंग बना लीजिए, वित्तीय धोखाधड़ी। इसमें क्या होता है? डेटा से खिलवाड़, डेटा के साथ खेल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखिए, ऑफिसेस में वित्तीय गड़बड़ियां हो जाना। ये डेटा, मैं डिजिटल डेटा की बात कर रहा हूं सर। लिखिए, कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित अपराध, इससे रिलेटेड क्राइम, जैसे कोई ईमेल से धमकी दे रहा है, कोई मोबाइल फोन पर किसी प्रकार के आपके मतलब जो सामाजिक चीजें नहीं हो उसका विस्तार करना, है ना, और वायरस कंप्यूटर में आ जाए, आपकी फाइल करप्ट वगैरह कर दे, ये सब भी गड़बड़ियां होना। आपने देखे होंगे, बीमा कंपनी का हो, बीमा से, बैंक से कि आपका एटीएम का टाइम खत्म हो रहा है, ये है वो है, ये बताइए वो बताइए। वो सब बैंक वगैरह वाले बोलते रहते हैं कि हम ऐसा कोई फोन नहीं करते हैं, बीमा वाले बोलते हैं हम ऐसा कोई फोन नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो साइबर अपराधी ही तो हैं, वो सब साइबर अपराधी हैं। अब उसमें कोई ना कोई तो झांसे में आ जाता है तो फिर उनका नुकसान होता है। नाइजीरियन वगैरह के बारे में कहते हैं, वो तो यही ठेका लेके घूम रहे हैं साइबर अपराध का ही। तो पता चला आपने अच्छे खासों का हैक हो जाता है भाई। मैंने तो देखे, यूनिवर्सिटी के वीसी साहब थे, उनका बैंक अकाउंट हैक हो। अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में मिनिस्टर है, उनका ईमेल हैक हो गया। ये सब साइबर क्राइम अगर रुकेगा नहीं तो फिर आप जो डिजिटल इंडिया ला रहे हैं और जो इफिशियंसी लाना चाहते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं, अब आप मान लो किसी का मेल कोई हैक कर लिया, वहां से गलत सूचनाएं पास कर रहा है। आपने कभी देखे होंगे कि ये फोन होता है जो, ये फोन कभी गलती से कहीं खो गया, गिर गया, तो आपको पुलिस में जाकर के एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि साहब ये मेरा इस जगह पैसा गिर गया, ये नंबर है। तो उस चिट्ठी का एक कॉपी अपने पास रखिए, पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। माना इस किसी खराब व्यक्ति के हाथ में लग गया, आजकल तो खैर फोन में बहुत सारा सिस्टम हो गया, माना हो गया कुछ, उसने फोन कर दिया, कभी किसी पुलिस अफसर को धमकी दे दिया, कभी मिनिस्टर को दे दिया, ऐसे करते हैं गलत लोग। फिर पता चला वो उसमें सर्विलांस पे रखा गया तो नंबर आपका निकला, या इंक्वायरी किया गया जहां से वो विभाग सर्विलांस में पता करें कि नंबर कहाँ है, और फिर पता चला कि पुलिस आपके यहाँ आ गई। तो बोले साहब हम तो कंप्लेन किए हैं ये। हाँ तो ठीक है, तो वो कंप्लेन जरूरी है, क्योंकि ये हथियार जो है ना, किसी के हाथ में लग जाए तो ये वेपन बना देगा। हमारे लिए तो मोबाइल है, उसके लिए वेपन हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये फिलहाल बौद्धिक धोखाधड़ी, इंटेलेक्चुअल, इसमें एक प्रकार से धोखाधड़ी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिए, अपराध कैसा होता है इसमें? सॉफ्टवेयर होता है, उसकी पायरेसी कर ली जाती है, और म्यूजिक पायरेसी भी है इसमें, पेटेंट की भी कर लेते हैं लोग। देखे होंगे कि एक कंपनी ने अपनी कोई चीज बनाई, उसी की तरह दूसरी कंपनी बनाए हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग वही रख लेते हैं, चलता रहता है हिसाब किताब, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है गुड गवर्नेंस के खिलाफ है और ई गवर्नेंस के लिए चुनौती है। क्योंकि अगर ये होगा तो आपने डिजिटलीकरण तो किया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा तो दिया, लेकिन ये सब नहीं रोक पाए तो चुनौती बनी रहेगा। और 21वीं सदी में आप क्या समझते हैं? आप ही एक बार कल्पना करके देखिए कि अभी तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ाई से बाहर जब जाएंगे तो कितना देर मोबाइल पे लगे होते हैं।
उसी मोबाइल को, उसी फेसबुक को बार बार आप देख रहे होते हैं, उसमें क्या ऐसा निकल रहा है? उसमें कोई सरिया सीमेंट की फैक्ट्री है, उसमें घर बनाने के लिए 2 कुंतल सरिया निकल रही जो आप घुमा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमको जकड़ रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं, जकड़ रहा है। तो अगर डिजिटल इंडिया माना हम, दैट इज यूर प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी, बट आप नॉन प्रोडक्टिव चीजों में जकड़े हुए हैं, तब भी इसका साइड इफेक्ट तो यही है ना कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल कब्जा कर रहा है, वो हमारा दिमाग जहां लिखने में लगना चाहिए, पढ़ने में लगना चाहिए, पढ़ाने में लगना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करिए, तो वो टाइम तो वो ले गया। तो ये भी एक चुनौती है, सब तरीके की चुनौती है। अगर हम बिल जमा कर लेते हैं पानी का, गैस बुक कर लेते हैं, और भी जितने काम कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसको बच्चे भी घंटे भर देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आप जो है खुद 4 घंटे उसमें टाइम डिवोट किए हुए हैं। जब देखो बिल जमा करना ये सब तो प्रोडक्टिव है, गैस बुक करना प्रोडक्टिव है, बट बाकी चीजें बहुत ज्यादा करना, मान ले समझ में आता है कि कोई व्यवसायिक है, कोई ऐसा वैसा, उसकी अपनी अपने हिसाब से करेगा, बट जो खाली पीली जैसे आप विद्यार्थी हैं बहुत ज्यादा उसी में लगे हुए हैं, तब इसका साइड इफेक्ट फिर ये आपके लिए भी चुनौती है। एक तरफ इसका फायदा ले रहे हैं पढ़ाई में, दूसरी तरफ पढ़ाई में तब फायदा करेगा जब समय भी बचाएंगे। समय तो बच गया कि आप घर बैठे पढ़ लिए, हमारा क्लास 2 घंटे आप घर बैठे पढ़ लिए, लेकिन स्थिति क्या बनी कि 2 घंटे के बाद 10 घंटे बर्बाद कर रहे हैं उसके। एक तरफ एफिशिएंसी की बात, कभी आपने गौर किया होगा कि आदमी फालतू टाइम बिता देता है और खाना खाने में जल्दी करता है, खाना खाने का टाइम नहीं है, और सड़क पर बेमतलब का और क्या हाल है, फिर और हाल क्या है, फिर दूसरी बार भी और हाल क्या है, वही 15 मिनट 2 मिनट के बाद 15 मिनट में करता है, और खाना खाने में जल्दी करता है। घर वाले कहते हैं भाई आराम से बैठ तो जाओ। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें सुविधा है वो सुविधा ही रहे, असुविधा ना बने, तभी गवर्नेंस आएगा। डिजिटल इंडिया का अगर जो जरूरी पक्ष है नहीं लाएंगे तो ई गवर्नेंस कमजोर होगा और उसका मिसयूज हो जाएगा। जैसे साइबर क्राइम नहीं रोक पाएंगे, ट्रांजेक्शन किया पैसा कहीं और जा रहा है, इस तरीके की जितनी भी डिजिटल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मान लो हम लोग अभी देखिए, जैसे मैं, चलो बात याद आ गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ है 21 अप्रैल, और आप लोग भी उसको भर दीजिए, और उसमें जाकर देख लीजिए, अभी कमीशन ने कुछ प्रॉब्लम थी तो उसमें कुछ सुविधा भी दिया है कि आज कैसे आप बाहर और तो निकल नहीं सकते हैं, फोटो वोटो का, हाँ, कुछ ऐसा कुछ दिया है, अब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब देखिए सुविधा क्या है कि आप लॉकडाउन के टाइम में भी आप फार्म भर सकते हैं, है ना, आपको ना रजिस्ट्री करने जाना है, ना फॉर्म खरीदने जाना है, ना उसमें टेस्ट कराने जाना, कुछ नहीं करना, आप सिंपली भर सकते, ये सुविधा मिली ना। तो इसका टाइम जो बचा उसको पढ़ाई में लगाइए, तब तो इस सुविधा का फायदा है, नहीं तो ऐसे वहां सुविधा ले लीजिए, यहाँ टाइम बर्बाद कर दीजिए। तो उसी तरीके से हमारे सामने भी कई चुनौतियां रहती हैं, तो हम लोगों को उस चुनौती से कमजोर करेंगे। साइबर अपराध को जितना रोकेंगे, ई गवर्नेंस यानी डिजिटल इंडिया उतना स्ट्रांग होगा, ई गवर्नेंस को उतना सपोर्ट मिलेगा, और उतना ही गुड गवर्नेंस आएगा, और उतना ही नागरिक सशक्त बनेगा। यही क्रम है चला, ठीक है। अब जो बातें करनी थी कि उसमें आ जाते हैं, तो इसके लिए आप एक काम करिए कि अब अगला हेडिंग बना लीजिए, जो फटाफट हेडिंग लिख लीजिए, बस हेडिंग की जरूरत है। जैसे आपको जब ई गवर्नेंस को मजबूत करना है तो पहले लिखिए भारत में ई शासन, फिर लिखिए सूचना का अधिकार, फिर लिखिए ऑनलाइन सर्विसेज, है ना, और ऑनलाइन डिफरेंट सर्विसेज, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, मोबाइल एडमिनिस्ट्रेशन, लिखते जाइए मोबाइल एडमिनिस्ट्रेशन, आगे लिखिए मोबाइल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लिखिए ई शासन और गांव का प्रशासन। ठीक है, ई शासन के कार्यक्रम, ई शासन से जुड़े कार्यक्रम, आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G, ठीक है,
घर घर में ई शासन, राज्यों में ई शासन, ई शासन से सम्मानित राज्य जो अच्छा काम किया है, सेवा वितरण केंद्र, किसानों की समस्या का समाधान, ये सभी शासन से हो रहा है। रोजगार की संभावना, भूमि संबंधी समस्या का समाधान, भूमि संबंधी समस्या लैंड से जुड़ी हुई, ई शासन के तहत बनने वाले पोर्टल जो गवर्नमेंट के हैं, भीम ऐप वो सब सुने हैं कि नहीं, वही है। ठीक है। और भारत में इसे लेकर जैसे संपत्ति का लेखा जोखा, बायोमेट्रिक सिस्टम, हाजिरी वगैरह में देखे होंगे, है ना, ई सुविधा, ई व्यवस्था, धांधली का रुकना, आदि आदि कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा जो बताना चाहूंगा, जैसे ये बताया, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा। ई शासन के माध्यम से, लाइन बदल के लिखिए, ई शासन के माध्यम से कार्य आसान हुआ है, ई शासन के माध्यम से कार्य आसान हुआ है, विकास में तेजीपन आया है। अब कोरोना वाला मत सोचिएगा, अभी ये इसमें ई शासन की कोई गलती नहीं, ये तो स्वास्थ्य की गलती है। आया है, देश में इंटरनेट का तेजी से बढ़ना, देश में इंटरनेट का तेजी से बढ़ना ई शासन की संभावना को भी बढ़ाता है। तेजी से बढ़ना ई शासन की संभावना को भी बढ़ाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग साइबर अपराध, साइबर क्राइम इसी के साथ साथ जारी है। जहां ये हो रहा है वहीं ये भी हो रहा है, और यह निरंतर विस्तार लिए हुए है, दुरुपयोग भी निरंतर विस्तार लिए। अगर हम इंटरनेट गांव में पहुंचा दिए हैं तो साइबर अपराध गांव में भी पहुंचा दिया है ना। अगर हमने ई टिकटिंग कर दिया तो हमने ई टिकटिंग में भी साइबर क्राइम पहुंचा दिया। अगर हमने ये लैपटॉप खरीद लिया तो साथ में वायरस को भी न्योता दे दिया, क्योंकि सब जो टूल्स है उसी में आएगा वो, क्या समझे, जो टूल्स होता है ना वो उसी में आएगा। जब अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ नहीं है तो आपके पास वो समस्या भी नहीं आएगी, वायरस की नहीं आएगी। आप जैसे इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं करते हैं तो आपका इंटरनेट बैंकिंग में जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं आएगा आपके पास। आप अगर टिकट जाकर रेलवे स्टेशन से लाते हैं तो आपको पैसा भेजा, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कहाँ अटक गया, ये सब झंझट से भी आप मुक्त रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो मैनुअल आप करते थे, मैनुअल में टाइम लगता है, जैसे रेलवे स्टेशन जाना, फिर स्कूटर, आप स्कूटर स्टैंड पे खड़ी करिए, फिर फार्म भरिए, लाइन में लगिए, 3 घंटा में तो आप रिजर्वेशन लेके आए। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे किया, काम खत्म। तो वो काम खत्म हो गया तो हो सकता, देखिए कभी कभी हैक कर जाए, वो हैक के बजाय वो क्या बोलते हैं उसको, रुक जाता है, हाँ, और कोई उड़ा ले गया पैसा, कोई ऐसा कर ले गया, कोई वैसा कर ले गया। तो जल्दी तो है लेकिन पैरेलल इसके दुरुपयोग भी है। तो हम जितनी बातें लिखा रहे हैं ये इंडिया में ई गवर्नेंस में बड़ी मदद मिल रही है, लेकिन बच्चा ये ई गवर्नेंस में प्रोडक्टिविटी इसकी तभी बरकरार रहेगी जब हम
बहुत ही माइन्यूट लेवल की समस्याओं को भी समझ कर उसको दूर कर पाएंगे, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, साइकिल कितनी भी नई क्यों ना हो, अगर उसकी चेन ढीली हो और बार बार थोड़ी थोड़ी दूर पे चेन उतर जाती हो, तो साइकिल का मिडगार्ड तो बड़ा नया है, टायर भी बड़ा नया है, मतलब पूरी साइकिल ही नई है, बस चेन ढीली है। तो चेन आपकी स्पीड के लिए चुनौती है। जोर से भाग रहे हैं, फिर चेन उतर गई, तो आपको जोर से भागने का फायदा नहीं हुआ। तो उसी तरीके से हम ई गवर्नेंस एक जो चीज है, उसमें अगर ये साइबर प्रॉब्लम रहेगी तो हम स्पीड से चलेंगे, फिर धोखा खा जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे। तो वो चीज भी हमको समझ करके दूर करना है। ठीक है, लिखेंगे, आगे लिखिएगा। सभी देशों ने साइबर अपराधियों को, लाइन बदल दीजिएगा, नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए हैं। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, देखिए भारत में इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विविध धाराओं में, अनेक आर्टिकल में इसके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है। ठीक है, बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। इसी के एक्ट 69A में, इसी की धारा आर्टिकल लिखिएगा 69A में, पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, भारत में जुलाई 2009 में दिल्ली में, भारत में जुलाई 2009 में दिल्ली में देश का पहला साइबर रेगुलेटरी कोर्ट का आरंभ किया गया है। साइबर रेगुलेटरी कोर्ट शुरू किया गया, जहां साइबर अपराधियों के लिए सुनवाई होती है। जो पकड़ा जाएगा वो कहां सुनवाई होगी, है ना। तो सब तो ऐसे फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी दबाव बढ़ जाएगा, तो अलग से करो व्यवस्था। और फिर इसमें थोड़ी विशेषज्ञता की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह साइबर अपराध रोकने की दिशा में एक कदम माना जाता है। यह साइबर अपराध रोकने की दिशा में एक कदम माना जाता है। भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत, चीन, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों में साइबर अपराध काफी बढ़त लिए हुए हैं। ठीक है, हमारा एक आर्टिकल है, उसको पता नहीं डाला था कि नहीं डाला था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें साइबर अपराध पर ही है वो। उसमें आप देखेंगे तो बंगलुरु वगैरह जो इसके पीक प्लेसेस हैं, वहां पर मतलब जहां पे जितनी चीजें होंगी उसी तरीके की समस्याएं वहां बढ़ी होंगी। ये सब केंद्र में आ जाते हैं। जितने भी साइबर सिटी होते हैं वो कुल अपराध के 75% अड्डा है वो। आप इसको उसको पढ़ेंगे तो उसमें समाज और सभ्यता के साथ साइबरी नेटवर्क, ऐसा करके मेरा हेडिंग है उसमें, कि ये सभ्यता का पीक है, लेकिन पढ़े लिखे चोरों को भी ये मौका है ना। आप जरा सोचिए कि जो वायरस बना करके आपके कंप्यूटर की फाइल को, डेटा को करप्ट कर सकता है, मतलब ऐसा वायरस है जो करप्ट कर सकता है, तो वो सोचिए कि कितना दिमाग लगा रहा है, इंटेलेक्चुअल है ना वो। कोई व्यक्ति हमारा किसी भी तरीके से ईमेल हो या वो हो, ईश्वर न करे ऐसा ना हो कि बोल रहे हैं गड़बड़ हो जाए,
किसी का किसी पे डाल देते हैं, अपना छोड़ देते हैं यार। तो वो क्या किया है, अगर उसका हैक कर ले गया तो फिर वो ज्यादा शातिर है। अकाउंट खोलने में क्या जा रहा है, अकाउंट हैक करने में दिमाग देखो। तो ये इंटेलेक्चुअल डकैत हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनसे पार पाए बगैर ई गवर्नेंस मजेदार नहीं रहेगा। और ई गवर्नेंस मजेदार नहीं तो फिर गुड गवर्नेंस मजेदार नहीं, और गुड गवर्नेंस मजे पे ही गिरेगा। अभी जैसे कोरोना वायरस है, बताओ किस पे गिरेगी। अभी वो मजदूर फंसे थे, आप पढ़े नहीं कि वो असम से कहां से लाए, 35 रुपए बस वाला ले लिया, टिकट के लिए बोला कि 500-500 रुपए का टिकट ले रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है ना। तो आफ्टर ऑल कैसे काम चलेगा। मान लो कुछ फंस गया, खा पी लिया, पैसे नहीं है, अब 500 रुपया चाहिए तो कैसे आएगा वो, है ना। तो इस पर आफ्टर ऑल प्रॉब्लम किसको, सरकार को नहीं है, प्रॉब्लम होगी पब्लिक को। सरकार तो बैठी है आराम से, सरकार तो जितना मशक्कत कर सकती करेगी नहीं। जाओ, अभी 40 दिन तक लॉकडाउन था, फिर दारू की दुकान खोल दिया, तो ये 40 दिन की मेहनत पर थोड़ा 2 लोटा पानी तो पड़ ही गया ना। अभी डेटा देखिए कितना बढ़ रहा है। मैं अगर मान भी लूं कि आप मान भी लीजिए कि ये डेटा इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है जो 4 तारीख से हो रहा है, लेकिन इस फिर तब तो और चिंता का विषय है कि इतना जब तेजी से अभी बूम लिए हुए है, तब तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 4-5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख की वजह से डेटा नहीं आ रहा है, चलो मान लो, तब तो और चिंता का विषय है ना कि जब इनकी वजह से नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सीरियस मुद्दा है। तो जब 17 तक लॉकडाउन है, 30 जून उस जून करके सब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर भुगतेगा कौन, जनता। क्या समझे, जनता। लोगों को लगता है सरकार भुगतेगी, पगला गए हो क्या। सरकार के पास रिसोर्स है तो तुम पे खर्च कर देगी, रिसोर्स नहीं है तो हाथ खड़े कर देगी। क्या समझे, इस बात को गांठ बांध लेना। हम तो शासन प्रशासन पढ़ाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, जब हमारा शरीर जो है सपोर्ट करता है तभी तो इलाज कर पाते हैं। है? अगर कोई व्यक्ति को वेंटिलेटर पर डाल दिया, वो ऑक्सीजन कोई सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा उसको, तो डॉक्टर क्या करेंगे। आई एम सॉरी, आपकी मतलब बीमार व्यक्ति की बॉडी सपोर्ट करेगी। जो कोरोना से मर रहे हैं उनको क्यों नहीं बचा लिए, जब उसी दवाई से दूसरा बच रहा है। उसकी बॉडी सपोर्ट करे, बॉडी सपोर्ट क्या, इम्यूनिटी, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो जनता का अगर इम्यूनिटी, किसकी खतरे में इम्यूनिटी पड़ेगी, तंत्र बिगड़ेगा तो किसकी खतरे में, वो पड़ती है जनता की, भोगेंगे आप। इसलिए सरकार का सपोर्ट करिए, सरकार जो कह रही है उसका सपोर्ट करिए, ये गुड गवर्नेंस है। क्योंकि गवर्नेंस पर बिलीव करना आपकी जिम्मेदारी है, और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होकर, अकाउंटेबल होकर, इफिशिएंट होकर नागरिकों के लिए गुड गवर्नेंस का काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अब यहां पर अगर निर्णय लेने वाले कोई गलती करेंगे तो निर्णय एक होगा, जनता 136 करोड़, गलती का मुंह भुगतान करना पड़ता है। तो शासन में चौकन्नापन और जनता में जो है जानकारी, जैसे कहते हैं ना कि जागरूकता बहुत जरूरी होती है। ये देखिए लॉकडाउन वगैरह क्या, हम तो नहीं जाते, हम जाते ही नहीं। जबकि देहरादून में बच्चा 60-61 केसेस हैं, उसमें से 40-40 केस सब ठीक हो गए, 20-21 पूरे उत्तराखंड में। उसमें जमातियों की संख्या कुछ ज्यादा 27-28 बताई गई थी, फिर भी हम नहीं जाते हैं। वही सब्जी मिल जाती है और बाकी काम हो रहा है, आपको पढ़ा दिया, पढ़ते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। सड़क पे कार लेके क्या उखाड़ लेंगे हम, ना हम वॉरियर्स हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम नर्स हैं, ना हम सिपाही दरोगा हैं, हम हैं कौन। ना हम रसद सामग्री बांट रहे हैं लोगों को। तो आप सपोर्ट करिए इसको, आदेशों, निर्देश, तब गवर्नेंस बरकरार है। जब आप कुछ है ही नहीं तो आपकी तो ड्यूटी ही नहीं तय है ना, तो आप घर में रहिए। तो चीजें इसको बोलते हैं। अब जैसे
अगर मैं बाहर जाता हूं तो ठीक वैसे हो गया ना जैसे एक साइबर अपराध, जब मेरे कंप्यूटर में मेरा डेटा हैक आया उसको खरीदी। ऐसे सड़कें शांत है, कोरोना से बचे हुए, एक पार कर गया, 2 लोगों को 4 लोगों को कोरोना देके चला गया। पिज्जा वाला 70-72 घरों में दिया था दिल्ली में, उसको कोरोना था। हा? किसने कह दिया कि आप पिज्जा खाइए? पिज्जा के बगैर काम नहीं चल रहा है, रोटी खाइए, ठीक है। अब एक इसमें लिखिए, थोड़ा ये सब कहते रहना पड़ता है, जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हम आपकी उम्र के जब थे तब नहीं समझते थे। टाइम के साथ दिमाग भी, विचार भी, ज्ञान भी, विज्ञान भी, सोच भी, समझ भी, चिंतन भी, दृष्टिकोण भी, अप्रोच भी और देश दुनिया के प्रति लगाव भी अलग हो जाता है ना। चलिए, आया कि ये यहां पर लिखिए आगे, भारत में कॉल सेंटर के कारण, कॉल सेंटर खुले थे कि नहीं? अभी भी होंगे। कॉल सेंटर के कारण अपराध की संख्या में खूब वृद्धि हुई। साल 2000 में ही, आज से 20 साल पहले ही, साइबर क्राइम में भारत का 14वां स्थान था। लेकिन अब एकेडमिक तौर पर भी साइबर लॉ वगैरह का अध्ययन कराया जाता है। एलएलएम वगैरह करिए, साइबर लॉ स्पेशलाइजेशन, जैसे बिजनेस लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने एलएलएम है, हम संविधान में है, तो ये ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। साइबर लॉ, अब कोई भी मुकदमा होगा तो लड़ने के लिए लॉ के जो जानकार हैं वही तो बताएंगे कानून में कैसा क्या हिसाब किताब है। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी आईटी का काम करते हैं उनको साइबर कानून का पता होना चाहिए, वो ठीक रहता है। ठीक है, तो इसमें दंड आगे लिख लीजिए, इसमें इसके लिए आवश्यक है कि साइबर लॉ का पालन करना और दंड का प्रावधान। और मैंने बोला एकेडमिक तौर पर यह व्यवस्था लाई गई और देश में दंड का प्रावधान तो है ही। साइबर कानून, जो साइबर कानून बना है वहां पे अवशिष्ट सूची में है ना। ठीक है, अपराध को कम कैसे करें, एक छोटा सा हेडिंग बना है, 2-3 बिंदु बताएंगे आपको। साइबर अपराध को कैसे कम करें। कम इसलिए जरूरी है कि हमको गुड गवर्नेंस चाहिए, ई गवर्नेंस सही से चले। ये जो प्रॉब्लम है ये कम इसलिए हो कि हमको सही से काम करना, आपको सही से मैं पढ़ा सकूं, और कोई बड़ी वजह नहीं। लिखिए, एक तो लिख लीजिएगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कामा टू द कंप्यूटर और बाय द कंप्यूटर, टू द कंप्यूटर बाय द कंप्यूटर। ठीक है, यह साइबर अपराध के रूप में देखा जाता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। साइबर अपराध में कंप्यूटर का प्रयोग या तो हथियार के रूप में किया जाता है, या वह टारगेट होता है। या हथियार के रूप में किया जाता है या वह टारगेट होता है। ई वाणिज्य, ई कॉमर्स और ई एडमिनिस्ट्रेशन को इन दिनों बहुत बढ़ावा मिला है, इन दिनों बहुत बढ़ावा मिला है। पेटीएम करो, ये करो, वो करो, सब चल रहा है, सभी बढ़ावा मिला है। इसे देखते हुए
साइबर को ध्यान में रखकर पुलिस एवं इससे जुड़े अभिकरण, पुलिस एवं इससे जुड़ी एजेंसी को प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए। नेक्स्ट, ई अदालत को भी बढ़ाया जाए। मुकदमा कहां सुनेंगे, कहां कहां घूमते रहेंगे। ई का प्रॉब्लम है, ई करो, बताया था, थोड़ा डेटा दिया था आपको पहले। ठीक है, मेल हो, ई बैंकिंग, मेल, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग या अन्य प्रकार के लेन देन के मामले में पहले सुविधा लेने और देने वालों को जानकारी होनी चाहिए। पहले सुविधा लेने और देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा मान लो मोबाइल में हमने बैंकिंग कर रहे हैं, हमको पता है नहीं कि पासवर्ड सेव होता है, क्या होता है, कैसे करना है। मान लिया कोई तकनीक हो, तो पहले जानकारी कर लो यार, 2 दिन बाद देखेंगे ट्रांजेक्शन, पहले जानकार हो जाओ। इससे एक तो साइकोलॉजिकल आप फिट रहेंगे और टेक्निकल गलती नहीं। देखा होगा मैं, लोग फॉर्म भरते हैं, ऑप्शनल में गलती कर देंगे, नाम में गलती कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देते हैं। अब वो फॉर्म तो ऑनलाइन है, वो दबाया चला गया, फिर हमारे पास आएंगे कि सर वो ऐसा ऐसा हो गया प्री की परीक्षा में फॉर्म में। अब हम भी, अब साइबर के बहुत बड़े महात्मा तो है नहीं कि आप फार्म में गलती करें और हम उसको समझें। तो फिर कमीशन में जो कुछ विद्यार्थी वगैरह है, नौकरी करते हैं, उनको फोन मिलाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करें। वो बोले कोई नहीं सर, एक सप्लीमेंट्री जो है एप्लीकेशन लिख के दे दें, जमा कर दें कमीशन में। तब वो क्या करेंगे मालूम है, वो चिट्ठी लिखेंगे, दूसरा फॉर्म भरेंगे तो फार्म हो जाएगा ना। तो वो क्या करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, हाँ वो पूछेंगे फीस जमा किए हैं कि नहीं। अगर फीस जमा कर दिए तब तो फाइनली मान लेता है वो, और वैसे भी करना नहीं चाहिए, जहां ऑनलाइन हो 1 टाइम करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जब फीस मतलब वो जाएंगे तो आप कमीशन जाएंगे, मतलब यहाँ ऑनलाइन में जल्दी हुई थी, वो दिमाग भी खराब हुआ, टाइम भी गया। ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाता, करेक्शन के चांसेस रहते हैं, बट एक तनाव तो आ गया ना, गलती तो हो गई। तो ऑनलाइन में थोड़ा टेक्निकल थोड़ा समझ लें, इसीलिए फॉर्म भरते समय मैं बोलता हूँ कि जो जानकार है उससे भरवाइए, स्वयं से अगर थोड़ा सा जानकारी नहीं है आपको तो ये सब चीज उसके बचाव के उपाय हो सकते हैं अपने लेवल पे। मैं क्राइम के लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, जो क्राइम ही कर लिए तो क्या, मेल मेरा ऐसे पड़ा हुआ है तो मैं उसमें क्या कर लूंगा। हाँ पासवर्ड है, ये है, सब बताते हैं, टफ रखना चाहिए, डिजिट भी रखो, शब्द भी रखो, ऐसा सब बताते हैं। तो वो सब जो टेक्निकल बात है उसको करके चलिए, वो ठीक है। तो ये चीजें अगर कर लिया जाए, जैसे कि, और एक लाइन लिख लीजिए कि सरकार जिस तरह डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को लेकर, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को लेकर सक्रिय है, एक्टिव है, वैसे ही साइबर क्राइम की धरपकड़ को लेकर साइबर सेल को भी एक्टिव रखे, साइबर सेल को भी एक्टिव रखे। इसमें बच्चा जितने लोग आप पढ़ रहे होंगे ना, हम सही बोल रहा हूं, मैं कहीं अलग से नहीं हूं आपसे। अभी कोई प्रॉब्लम आ जाए साइबर से जुड़ा हुआ, तो लोगों को पता ही नहीं कहां जाएं, पहले कहां जाके एप्लीकेशन दें कि साहब हमारे साथ ये हो। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, जागरूक होना अलग। तो पढ़ाई लिखाई, देखिए जैसे ये तो पढ़ लिया आपने, लेकिन जितना ज्यादा अलर्ट रहेंगे, जितना आपको अंदर अवेयरनेस रहेगी, जितना आप चौकन्ने रहेंगे,
उतना आपका जो काम है वो प्रगति करता रहे। ठीक है, तो ये मुझे बताना था, ये बता दिया। बाकी जो चीज है उसमें दो तीन चीजों में, जैसे एक तो मैं आर्टिकल आपको 243G जो बताया था, उसमें असल में मैं ये आप कहीं पाएंगे नहीं, तो 243G लिख लीजिए, बाकी चीजें तो हम घाल-मिल करके आप मिल जाएगा। 243G लिखिए, लिखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में 11th जो सूची 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी में शामिल मुद्दों 29 विषय हैं, शामिल मुद्दों को लागू करने में ई गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। ई का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है, ई का सहारा लिया जा रहा है। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना सरल हो जाएगा, हो रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना सरल हो रहा है, ठीक है। मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में है, इंटीग्रल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत बाल विकास योजना सहित कई योजनाएं, जैसे किसान केंद्र आदि को बल मिल रहा है, आदि को बल मिल रहा है। पंचायतें ई से जुड़ सकें, इसके लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया। 7,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। कम है पैसा, बट चलिए 7,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। जब पंचायतें ई पंचायत में तब्दील हो जाएंगी, पंचायतें ई पंचायत बन जाएंगी, तो जन सुविधा बढ़ जाएगी। जन सुविधा बढ़ जाएगी, और जन सुविधा का बढ़ना सुशासन की संज्ञा है। जन सुविधा का बढ़ना सुशासन की संज्ञा है। और आप जानते हैं स्टेट जो है में पंचायत भी आती है, मतलब राज्य जो है संसद सरकार है, विधानसभा और विधानमंडल और ये सरकार स्टेट की, वैसे पंचायत भी, नगर पालिका भी, ये सब स्टेट। तो पंचायत के माध्यम से विकास, ये विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ना, स्थानीय स्वशासन जो आप लाए 73वें संविधान संशोधन। अब अगर इसको ई कर देते हैं, इसको भी चौक चौक, अब ई के लिए क्या करेंगे? पहले तो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, तभी तो पंचायतें जो 2.5 लाख गांव, ये 2.5 लाख पंचायतें इंडिया में हैं, 6.5 लाख गांवों से जो बनती हैं, तभी तो अपने गांव के एक निवासी को समाज जो आर्थिक और जो मैंने सामाजिक जो मदद है वो पहुंचा पाएंगे। अगर ये विकासात्मक मदद उन तक पहुंचा दिए तो किसका काम आसान होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए जान दे रही है यार? सेंट्रल गवर्नमेंट भी जान दे रही 6.5 लाख लोगों, जो 6.5 लाख गांव हैं उसमें रहने वाले लोगों के लिए। स्टेट किसके लिए जान दे रहा है? अपने यहाँ के लोगों के लिए। तो पंचायत किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए। अगर पंचायतों को ई कर दिया जाए, मतलब किया जा रहा है। अब डिपेंड्स ऑन की उसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा आप उस पर सीमेंट सरिया बिछा के बढ़िया प्लास्टर करते हैं, ये रोड़ी वगैरह लगा के, लेकिन
डिपेंड्स कि क्या पंचायतों में आप बिलीव करते हैं, राज्य तो नहीं करते हैं, तो मतलब कई राज्य तो बहुत कम करते हैं, पूरे अधिकार भी उनको नहीं मिले हुए हैं। तो ई पंचायत का होने से देश का फायदा है और ई गवर्नेंस भी प्रोग्रेस कर जाएगा। मतलब जो ई है वो भी प्रोग्रेस, एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, पंचायतों की इफिशियंसी बढ़ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जहां पर ये तीनों चीजें हो जाएंगी, ई गवर्नेंस मजबूत होगा और गुड गवर्नेंस संभव है। तो ये इस तरीके का था। एक लाइन बदल दीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना तंत्र का खाका तैयार किया। ठीक है, और यह सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़त के साथ डिजिटल इंडिया की क्रांति को के चलते, बढ़त के साथ डिजिटल इंडिया की क्रांति के साथ है ना, बड़ा बदलाव ले चुका है। आज गांव में, ग्राम पंचायतों में सामाजिक आर्थिक न्याय का ताना बाना, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का ताना बाना तेजी से प्रसार ले चुका है। ठीक है, तेजी से प्रसार ले चुका है। क्वेश्चन लिखिए एक फटाफट लिखिए। पंचायतें यदि ई पंचायतों में तब्दील हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, पंचायतें यदि ई पंचायतों में परिवर्तित हो जाएं, तो सामाजिक आर्थिक न्याय कहीं अधिक सुगम हो जाए, कहीं अधिक सरल हो जाएगा। ठीक है, जो सुशासन का मजबूत कदम होगा, टिप्पणी करें। जो सुशासन का मजबूत कदम होगा, टिप्पणी करें। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप जितना समझदारी है, अब ये बात समझिए कि पंचायत में हमने इतना ही लिखा तो कैसे लिख पाएंगे? पंचायत पढ़े भी होंगे संविधान पढ़ते समय। दूसरी चीज मैंने बोला ना, गवर्नेंस डिपेंड, गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी की है 243G। पंचायत 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, 29 विषय, सब एक साथ ध्यान में रखकर इसको करिए। इसको लिखने का जब प्रयास करेंगे तभी इस पढ़ाई का मूल पता चलेगा। लिखेंगे नहीं तो अभी जानकारी हुई है, 2 घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीजिएगा, ये भी पच जाएगा, फिर ये बाहर आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ रहे हैं उसको लिखना भी है। ओके, मैं क्लास को यहाँ विराम ले रहा हूं और कल मैं पब्लिक सर्विस की क्लास करूंगा आपके साथ। ओके, इसमें इतना ही है, यही बात बार बार रिपीट होती है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना? हिमांशु जी चले गए हैं लग रहा। नहीं हिमांशु जी